देखो 1 atm 273 पर आपको गैस का वॉल्यूम दिया है, तो आप इस गैस के मोल्स निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय 22.4। अगर आप ध्यान से देखें आपको इसके 1/4 मोल मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिल जाएंगे? 1/4 मोल्स आपको यहां पर इसके मिल जाएंगे। ओके, अब बताओ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास। तो देखो सल्फर का मास तो हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन हो गया 16x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप ध्यान से देखें 32 प्लस 16x की वैल्यू हो गई 64, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और जो गैस है वो हो जाएगी SO2। है ना, आसान सा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है? What is the volume occupied by SO3 gas at 1 atm in 0 डिग्री सेल्सियस which contains इतना atoms? ध्यान देखो 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस यानी वही 1 atm 273 हो गया, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। चलो हम पता करते हैं हमारे पास SO3 कितने मोल्स हैं। ये नंबर ऑफ एटम्स दिए, इसे आप डिवाइड कर दो 6 × 10⁻23 से, तो ध्यान से देखो मुझे यहाँ पर 3 मोल एटम्स दिखाई दे रहे हैं। आपको भी दिख रहा है? अच्छा, अगर मैं 1 मोल SO3 ले लूं, 1 मोल SO3, तो देखो 1 मोल SO3, सॉरी इधर लिख लेता हूं, यहां लिख लो 1 मोल अगर आपके पास SO3 गैस है तो देखो उसमें 3 + 1 टोटल 4 मोल एटम्स होंगे ना। अब बताओ अगर 4 में 1 है तो 3 में कितने होंगे? भाई 4 में 1 है तो 1 मोल एटम्स जो होंगे वो कितने SO3 में हो जाएंगे? वो 1/4 मोल SO3 में हो जाएंगे। तो आपके पास कितने हैं? आपके पास है 3 मोल एटम्स। तो भाई 3 मोल एटम्स कितने में हो जाएंगे? 3/4 मोल SO3 में। और आपको इसका वॉल्यूम निकालना है 1 atm 273 पर, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5.6 16.8 लीटर्स। हाँ ऐसे ही खेलना है, बस जो मैंने आपको लास्ट क्लास सिखाए थे उन्हीं के एप्लीकेशंस हैं, देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, बड़े आराम से आप इनके साथ डील कर सकते हैं। चलिए देखिए एक और, व्हाट मास ऑफ ग्लूकोज विल कंटेन 0.2 Na ऑक्सीजन एटम। अब बताओ 0.2 Na ऑक्सीजन एटम्स को क्या मैं 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। तो मैं ऑक्सीजन के मोल्स से पहले ग्लूकोज के मोल्स निकालूंगा और मास निकालने के लिए उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप देखें अगर आपके पास 1 मोल ग्लूकोज हो, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? उसमें 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो अगर 6 मोल 1 मोल में है तो बताओ 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो कितने में होंगे? वो होंगे 1/6 मोल होंगे। आपके पास कितने हैं? 0.2 मोल। ठीक है, तो उसको भेज दो इधर, तो 1/6 × 0.2 ऊपर ले जाओ तो बन गया 10/12 मोल्स, है ना। 2/10 लिख लो उसको तो 10 ऊपर आ जाएगा। अब आपके पास 10/2 मोल्स ग्लूकोज है, इंटू उसका मोलर मास होता है 180, तो 12 × 15 180, आंसर आ गया 150 ग्राम ग्लूकोज। तो इन क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज कर करके ट्राई करते जाएं और फिर उसके बाद सोल्यूशन देख लें कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। सही है। चलिए एक और क्वेश्चन, ये देखो कुछ नहीं है, लैंग्वेज को लिखने का तरीका। कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन एटम इज 0.5 nm, तो एक कार्बन एटम का जो डायमीटर है वो 0.5 नैनोमीटर है। nm तो समझते हो ना, 0.5 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। देन कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन इफ कार्बन एटम्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड अक्रॉस द लाइन ऑफ लेंथ 10⁴ किलोमीटर। बाप रे, तो आपने क्या किया, इन कार्बन एटम्स को ऐसे साइड बाय साइड रखना शुरू किया और ये काम आप करते गए। फर्स्ट से लास्ट कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10,000 किलोमीटर्स। अब आप देखो ये एक कार्बन का डायमीटर है, तो लास्ट वाले कार्बन तक मान लो आपके पास ऐसे n कार्बन एटम्स है। कितने हैं? n। तो n इंटू बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? जो एक का डायमीटर है वो है 0.5 × 10⁻⁹, या फिर आप इसे 5 × 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हो। तो n इंटू 5 × 10⁻⁻10 मीटर, ये लेंथ 10,000 किलोमीटर, यानी किलोमीटर को बदल दो मीटर में इंटू 1000, इतने मीटर के बराबर होनी चाहिए। इसको भेज दो इधर, तो देखो n की वैल्यू कितनी बन गई? 1/5 ×
10⁻7, नीचे 10⁻−10 है, टोटल बन जाएगा 10⁻17। तो आपके पास 1/5 लिख लो, 1/5 होता है 0.2, तो 2 × 10⁻16 कार्बन एटम्स है। क्या मास बताना है? हाँ, मास बताना है, बता दो। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गए। फिर से वो दो तरीके हैं, या तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से मोल्स निकाल लो, या फिर एक कार्बन एटम के मास से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी आप करना चाहो। तो मैं मोल्स से कर लेता हूं, इसको डिवाइड कर दो 6 × 10⁻23 से। तो जैसे डिवाइड किया 1/3 × 10⁻−7 मोल कार्बन मिलेगा आपको। मोल्स से मास निकालना है तो इनटू मोलर मास 12, आंसर आ गया 4 × 10⁻−7 ग्राम। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस के लैंग्वेज पे काम करना शुरू करें। मेरा सोल्यूशन ना देखें, उससे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, देखें आप लैंग्वेज को पिक कर पा रहे हो या फिर नहीं। यही सबसे बेस्ट तरीका है चीजों को सीखने का। ये देखें, इफ फ्रॉम 10 मोल्स NH3 एंड 5 मोल्स ऑफ H2SO4 ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड। आपने क्या किया है, 10 मोल NH3 ली है, ठीक है। तो 10 मोल NH3 से आपने क्या किया है, सारे हाइड्रोजन एटम हटा दिए। तो देखो 10 मोल में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, 30 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। दिख रहा है आपको? ओके। और देखो आपके पास 5 मोल H2SO4 है। बताओ 5 मोल H2SO4 में कितने हाइड्रोजन होंगे, 5 × 2, तब आपके पास 10 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब इन सबको मिलाकर टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हो गए आपके पास भाई, टोटल हो गए 40 मोल। अब इससे आपको बनानी है हाइड्रोजन गैस। तो भाई 2 H मिलकर 1 H2 बनाएंगे, तो 2 मिलकर 1 बना, तो 40 मोल से कितनी बनेगी, हाँ उसकी आधी 20 मोल। और नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स बताना है तो 20 × Na, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सही है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, आप उन्हें ट्राई करते रहना। और इसी बेसिस पर देखें, ये 2-3 क्वेश्चन और है तो मेरे पास आपके लिए। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये मैं आपको करवा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, तो आपको खुद ट्राई करना है, इसे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये देखें, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। कैलकुलेट मास ऑफ नाइट्रोजन इन फॉलोइंग, इसमें पहला करके दिखाता हूं आपको। 12 ग्राम यूरिया में आपको नाइट्रोजन का मास बताना है। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। आप जानते नहीं है इसलिए भी लिख लें, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब दो तरीके, मास से कर लो या मोल्स से कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो। आप यूरिया का मोलर मास निकालना 60 आता है। देखो पहले मोल्स से कर लेते हैं। 12/60 यानी आपके पास 1/5 मोल यूरिया है, NH2CONH2। आपको नाइट्रोजन का मास बताना है। तो देखो मुझे इसमें 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, अगर मैं इसका 1 मोल ले लूं तो उसमें 2 मोल नाइट्रोजन होंगे। तो बताओ 1/5 मोल में जस्ट डबल हो जाएंगे, 2/5 मोल नाइट्रोजन। और 2/5 मोल नाइट्रोजन का अगर आपको मास निकालना है तो एक नाइट्रोजन का होता है 14। तो कितना बन गया, 5.6 ग्राम। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक भाई, 5 है ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया 10। 14 4 से होता है 56, 56/10 इज 5.6। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भाई, यूरिया का मास निकाल लिया आपने, तो ये 60 ग्राम यूरिया है, NH2CONH2। इसके अंदर अगर आप नाइट्रोजन का मास देखो, 14 + 14 28 ग्राम नाइट्रोजन है। बताओ 1 ग्राम में कितनी होगी, 28/60 होगी। तो आपके पास कितना है, आपके पास है 12 ग्राम। बताओ 12 ग्राम में कितना होगा, 28/60 × 12, 5, ये आ जाएगा फिर से 5.6 ग्राम्स। ऐसे ही आप ये कर सकते हो। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, N2H4 होता है, इसे हम हाइड्रोजीन बोलते हैं। आप बोलो सर हमें तो पता ही नहीं है, आज लग गया ना, आगे यूज करते रहोगे। अभी आपने पूरा सिलेबस थोड़ा ना पढ़ लिया है, कुछ पार्ट ही तो पढ़ा है, फिर आप सीखोगे, सबके नाम वाम सब आने लग जाएंगे आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है मैं खुद बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये देखें, अभी सब क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, हर तरह के क्वेश्चन करवा चुका हूं। ये मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड नंबर वाला प्रैक्टिस के लिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 ग्राम D2O, आपके पास 8 ग्राम D2O है। अब आप देखो D2O में ड्यूटेरियम है जो कि 1H2 होता है, सिखाया मैंने आपको आइसोटोप्स में। और ऑक्सीजन तो आप जानते हो 8O16। एक चीज तो समझना, इसका मॉलिक्यूलर मास, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो तो देखो 2 × 2 4 + 16 20 आएगा।
आएगा। इसके मोल्स निकालने हैं। इसके मोल्स कितने हो गए, मोल्स हो गए 8/20, 4 से उड़ाओ तो 2/5, यानी बेसिकली 0.4 मोल। आपके पास 0.4 मोल D2O है। अब अगर आप एक D2O पे फोकस करो, आपको न्यूट्रॉन्स निकालने, ध्यान से देखो 2-1 इसमें एक न्यूट्रॉन होता है तो 2 न्यूट्रॉन तो D2O के, प्लस 16-8 आपके पास 10 न्यूट्रॉन है। तो बताओ अगर आपके पास इसका 1 मोल होता तो भैया 1 मोल D2O में 10 मोल न्यूट्रॉन हो जाते हैं। तो अगर 1 मोल में 10 मोल हो जाते तो 0.4 मोल में कितने होंगे, 10 × 0.4 दैट इज 4 मोल न्यूट्रॉन्स, और 4 मोल का नंबर कितना हो गया, 4 Na। कर सकते हो ऐसे आप यहां पर हर जगह। ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं प्रैक्टिस के लिए आपकी, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। Which of the following has maximum number of atoms? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने, ध्यान रखना मॉलिक्यूल्स नहीं निकालने, क्या निकालने, एटम्स। तो देखो ये भी मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल, यानी पहले हमें मॉलिक्यूल्स का नंबर और मॉलिक्यूल्स एटम्स का नंबर। तो वही तरीका है, पहले मोल्स निकाल दो। ठीक है, देखो प्रेशर 1 atm 273 44.8। तो ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 कर दूं, तो आपको मिल गई 2 मोल O3। आपको साफ साफ दिख रहा है 2 मोल O3 में 3 2 6 मोल ऑक्सीजन होंगे। आप चाहो तो इसे 6 Na लिख सकते हो, ये जरूरत नहीं है। मोल्स निकाल लो सबके, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसके अपने आप ही नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा आ जाएंगे, है ना। मोल्स ऑफ एटम्स निकालने हैं, पर ध्यान रखना मॉलिक्यूल्स नहीं निकालने। जिसके एटम्स के मोल ज्यादा, फिर तो Na से मल्टीप्लाई ही तो करना, तो उसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे। अच्छा देखो बी वाला केस, अगर मैं आपसे बी वाला केस कंपेयर करूं तो बी वाले केस में 49.26 दिया है 1 atm और 300। अब देखो टेम्परेचर चेंज हो चुका है, तो आप लगाओगे PV = nRT। तो पहले यहां से आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालो यूजिंग PV/RT। तो देखो प्रेशर कितना है, प्रेशर है 1 atm इंटू वॉल्यूम कितना है 49.26 लीटर्स, अपॉन R की वैल्यू हो गई 0.0821, और टेम्परेचर कितना हो चुका है 300। देखो इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 24.63 आती है। आप करके देख लेना और ये याद भी रख लेना। आज के बाद नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ, याद नहीं रखना। ठीक है, ये वैल्यू 24.63 आती है और ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल करेगा। तो आपके पास अब 2 मोल हाइड्रोजन है, और 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब आपके पास 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स है। हाँ, कुछ याद नहीं रखना है ना। ये याद नहीं रखना है कि 0.0821 इंटू 324.63 होता है। याद नहीं रखना है कि हाँ कि 0.0821 इंटू 324.63 होता है। अरे सर हाँ, इसी तरह याद होता है। ठीक है, पर आपको याद नहीं रखना है कि हाँ बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, 22.4 लीटर है 2 atm 546, फिर से बदल गया तो मोल्स निकाल लो ऑक्सीजन के, क्या बन जाएंगे, प्रेशर। तो प्रेशर है 2 atm, वॉल्यूम है 22.4, आर की वैल्यू तो वही 0.0821 होती है। ध्यान से देखो 546 केल्विन को मैं 273 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना। देखो 2 से 2 गया, और ये 22.4 आता है, ये भी गया, मोल्स आ गए 1। तो आपके पास 1 मोल O2 है, तो यहां से आपको 2 मोल ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऐसे देखो लास्ट केस डी ऑप्शन, 4 atm 273, लगाओ मोल्स का फॉर्मूला। तो प्रेशर 4 atm है, वॉल्यूम 11.2 है, आर की वैल्यू वही 0.0821, और ये हो जाएगा 273। तो देखो ये वैल्यू 22.4 हो गई, ये से 2 टाइम्स गया, आपके पास आ गया 2 मोल N2O। अब देखो एक में कितने हैं, 2 और 1 3। कौन से एटम्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। तो देखो 2 में यहां पर भी कितने हो जाएंगे, 6 मोल एटम्स हो जाएंगे टोटल। अब देखो यहां पर भी 6 मोल है, यहां पर भी 6 मोल है, तो इन दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, तो आंसर हो जाएगा ए और डी दोनों। ठीक है, तो ये गलत हो गया है। आप ऐसा करो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ही आएगा, क्योंकि एटम्स भी अलग अलग हैं। तो ठीक है, अब जो भी है जिसके हिसाब से आंसर है एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक, 2 मोल N2 ही आ रहा है। ठीक है, तो ए और डी दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए भी होगा और साथ में डी भी होगा।
चलिए, तो यहां आपको मैंने कुछ और क्वेश्चंस करवा दिए, वो और क्वेश्चंस बाकी आपको डीपीपी में और शीट में मिलेंगे, आपको उनको करना है, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम बढ़ रहे हैं यहां से आगे। अब मैं आपको एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म सिखाने जा रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास या फिर एवरेज मोलर मास। देखो, आपके पास ना इस दुनिया में मिक्सचर्स होते हैं। क्या होते हैं? मिक्सचर्स। ठीक है, तो मिक्सचर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मिक्सचर नाम से पता लग रहा है, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो मिक्सचर्स की दो बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स, और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। कौन से होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो क्या होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, क्या होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर को हम बोलते हैं कि ये होते हैं मिक्सचर्स हैविंग अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। ठीक, या फिर आप इसे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, फिक्स तो मत बोलो, सॉरी, फिक्स बोलना गलत है। मिक्सचर्स हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह पर कॉम्पोजिशन क्या होता है? सेम। फिक्स नहीं होता है। फिक्स बोलना बिल्कुल गलत है, अभी बताता हूं क्या है इसका मतलब। और ये क्या होते हैं? ये मिक्सचर्स हैविंग वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इसका एक और तरीका होता है पहचानने का, भी बताता हूं, पर आप पहले समझो। देखो, जब हम जिस रूम में है उस रूम में एयर है। आप सभी जानते हो एयर में O2, N2, CO2 बहुत गैसेस होती हैं। लेकिन वो सारी गैसेस क्या होती है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। आप रूम में चाहे यहाँ से सैंपल, मैं जिस रूम में यहाँ से एयर का सैंपल लूँ, यहाँ से लूँ, उस कोने से लूँ, चाहे उस कोने से, इस कोने से, सबका कॉम्पोजिशन क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। आप कहीं से भी उठा लो सैंपल, आपको अमाउंट जो कॉम्पोजिशन है उसमें जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, सबकी कंसंट्रेशन, आपको अमाउंट जो होगा वो सेम मिलेगा। लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? एक सैंपल आपने यहां से उठाया और एक यहां से उठाया, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम नहीं होगा। किसी में एक जगह एक कंपोनेंट ज्यादा होगा, किसी में दूसरी जगह दूसरा कंपोनेंट ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप पानी में नमक घोलो, NaCl, नॉट नमक, घर वाला नमक नहीं, या शक्कर डाल दो घर वाली, पानी में शक्कर डालो, और आप पानी में मिट्टी डालो और दोनों को घुमाओ। थोड़ी देर में शक्कर पूरी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। अब आप उसको पूरे को फैला दो किसी भी जगह पर, बड़े बड़े बर्तन में, और किसी भी जगह से आप शक्कर का वो सोल्यूशन को चख लो, सब जगह स्वाद सेम आएगा। सेम यही काम मिट्टी के साथ करो, है ना? चखोगे तो नहीं, पर आपको देख के पता लग जाएगा कि आप चाहे बर्तन में आपने डाला मिट्टी से, तो उसको एक जगह इधर से उठाओ, एक जगह उधर से उठाओ, बताओ क्या आपके हाथ में मिट्टी का अमाउंट सेम आएगा? नहीं आएगा ना। दैट इज अ हेट्रोजीनियस सोल्यूशन या मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता है, अलग अलग जगह से सैंपल लोगे, अलग अलग कॉम्पोजिशन आएगा। होमोजीनियस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन सेम होता है, अलग अलग जगह से सैंपल लोगे, कॉम्पोजिशन क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो क्या होता है? अच्छा, इनको पहचानने का एक और तरीका होता है, इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, जिनसे मिलकर बना है, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, once the mixture is formed। एक बार अगर ये मिक्सचर बन गया तो फिर आप इसके कंपोनेंट्स को पहचान नहीं सकते। भाई, डालने से पहले शक्कर पानी अलग थे, डालने के बाद आप घोल दो और किसी को बुलाओ, बताओ इसमें शक्कर घुली हुई है क्या, क्या वो बता पाएगा? नहीं ना। तो एक बार आपने ऐसे इसके कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया, तो मिक्स होने के बाद आप पहचान नहीं सकते कि उसमें कौन कौन है। जैसे मैं आपसे बात करूं एयर, वापस से, एयर में बहुत सारी गैसेज हैं, लेकिन आप पहचान नहीं सकते कि एयर में कौन कौन सी गैसेज हैं। सेम चीज, घोलने से पहले पानी शक्कर अलग अलग थे, एक बार आपने घोल दिया और फिर किसी को बुलाया और पूछा बता इसमें शक्कर घुली हुई है या नहीं, तो देख के नहीं बता सकता। लेकिन सेम काम अगर आप सैंड के साथ करो, पानी में सैंड डाली और किसी को बुलाया और पूछा पता है इसमें मिट्टी घुली हुई है क्या, तो एक पागल, घुली हुई दिख रही साफ साफ, है ना। तो यहां पर क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर
मिक्सचर कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, चलिए, तो पहली चीज आप ये समझ लें कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। बहुत है ना, काम की चीज इतनी है कि यहां आप कंपोनेंट को आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, यहां पे आप कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। तो ये दो तरह के आपके पास मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब हम मिलने वाले हैं होमोजीनियस मिक्सचर से। देखो, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है, इनके लिए एक और चीज लिख सकता हूं कि दीज बिहेव लाइक अ सिंगल सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, सिंगल सब्सटेंस की तरह काम करते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, एयर है, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ शुगर है, ठीक है, एक आप भी पढ़ोगे आइसोटोपिक मिक्सचर्स हैं, आइसोटोप के मिक्सचर्स है ना, एक एटम के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। ये आपके पास अलॉयज हैं, ये सभी क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो एक सिंगल सब्सटेंस की तरह काम करते हैं, एक सब्सटेंस की तरह। और क्योंकि वो एक सब्सटेंस की तरह काम करता है तो उसका अपना एक मोलर मास होता है, या एटॉमिक मास बोल दो, उसे हम बोलते हैं उसका एवरेज मोलर मास, या फिर क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है। अब ये जो आपकी एयर है, इस एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, N2 भी है, O2 भी है, CO है, CO2 है, SO2 है। मेजर कंपोनेंट 79% N2 होती है और 20% के आसपास O2 होती है, बाकी 1% बची हुई सारी गैसेज होती हैं। अब आप जानते हो कि N2 का मोलर मास होता है 28, O2 का मोलर मास होता है 32, CO का 28, CO2 का 44, SO2 का 60, ऐसे बहुत सारी गैसेस का मोलर मास होता है। मैं आपसे पूछूं, बताओ एयर का मोलर मास कितना होगा? तो भाई वैसे तो एयर एक मिक्सचर है, लेकिन क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है तो ये एक सिंगल सब्सटेंस की तरह काम करता है। आप देखो, हर जगह एयर सेम दिखती है आपको। एयर आपके लिए एक मिक्सचर तो है, ये आपको पता है, लेकिन वो बिहेव किसकी तरह करती है, एक सिंगल सब्सटेंस की तरह। तो बताओ, क्या मैं एयर के मोलर मास को 28 बोल सकता हूं? नहीं। 32 बोल सकता हूं? नहीं। 44? कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? हाँ, क्योंकि हर गैस का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो इन सबके कंट्रीब्यूशन को निकालकर जो मास आता है, जो मोलर मास आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एवरेज मोलर मास। तो यहां से मैं आपके सामने एक टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं जिसे हम बोलते हैं एवरेज मोलर मास। और उसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको समझ में आ गया कि जब आप होमोजीनियस मिक्सचर से डील करते हैं तो हाँ, उनमें बहुत सारी चीजें होती है पर वो देख नहीं सकते आप, वो आपको लगेगा ऐसे कि वो एक सिंगल सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। और उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं एवरेज मोलर मास या फिर एवरेज एटॉमिक मास। तो समझें, एवरेज एटॉमिक मास। और अभी हम ये डिफाइन करने वाले हैं फॉर एक आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए। ओपिक हो गया, सॉरी, आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए। अब ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला मैं बनाता हूं, आप पहले समझें आइसोटोपिक मिक्सचर होते हैं। तो मान लो आपके पास कोई एलिमेंट है ZXM, ठीक है, इसके दो आइसोटोप्स होते हैं। एक आइसोटोप है Z1X, Z1 नहीं, सॉरी, सिर्फ Z है ना, ZXM1, और दूसरा हो गया ZXM2। तो आप जानते ही आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। और ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं कि मास नंबर और मोलर मास की वैल्यू सेम आती है। नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है और नाइट्रोजन का मोलर मास भी 14 आता है, बस वो ग्राम में होता है। अब जो बेसिक्स मैंने आपको सिखाया वो इस तरह से आपके हर दिन काम में आते रहेंगे, इसलिए वो आपके लिए सीखना बहुत जरूरी थे। याद नहीं रखने, याद अब यूज करते करते होंगे, ठीक है। अब हम एक यहाँ पे, चलिए, तो देखिए कुछ टेक्निकल इशू आ गया था तो हम दोबारा से एक और बार बात कर रहे हैं कि आइसोटोप्स हैं, आपके पास एक एलिमेंट है जो इन दो आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक है ZXM1 और एक है ZXM2। मैंने अभी तक आपको परसेंटेज अबंडेंस बता दिया है कि दुनिया में एक एलिमेंट जितना भी एग्जिस्ट करता है और अपने जिन जिन आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एक पर्टिकुलर आइसोटोप की परसेंटेज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी परसेंटेज अबंडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसकी परसेंटेज अबंडेंस, उसे हम मोल परसेंट की तरह ट्रीट करते हैं, परसेंटेज अबंडेंस ले लो या फिर मोल परसेंट ले लो या फिर इसके मोल्स मान लो आप, तो सिंपल सी बात है। तो मान लो इस आइसोटोप्स के मोल से N1 और इस आइसोटोप्स के मोल कितने हैं, N2, ठीक है। अब अगर आपको इस आइसोटोपिक मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है, ये किसी भी होमोजेनियस मिक्सचर के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान से देखो
किसी एक सब्सटेंस के लिए अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की, तो देखो मोल्स ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के आप मोल्स निकाल लो, तो मोल्स निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा है मास से कि मोल्स ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल होंगे, देखो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या होता है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सही बात है। अब इनको स्विच कर दो पोजीशंस को, तो अगर आप मोलर मास ऑफ सब्सटेंस लिखो तो बताओ वो किसके इक्वल बन जाएगा, वो बन जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन ये किसके इक्वल बन जाएगा, मोल्स ऑफ सब्सटेंस के। सही बात है। अब देखो ये तो एक सब्सटेंस के लिए, अगर आप इसी फॉर्म को एक मिक्सचर के ऊपर अप्लाई करो तो देखो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस की जगह अगर मैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ध्यान से देखना, जो आपका मोलर मास ऑफ मिक्सचर बन जाएगा, तो देखो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है, यहां मोलर मास ऑफ मिक्सचर है, तो आप जो मास ऑफ सब्सटेंस यूज कर रहे थे वो अब क्या बन जाएगा, टोटल मास ऑफ मिक्सचर। टोटल मास ऑफ मिक्सचर, और उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, टोटल मोल्स से, तो ये बन जाएंगे टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। तो यहां से आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा W टोटल अपॉन N टोटल। तो सबसे पहले तो आप ये बेसिक फॉर्म याद रखें किसी एक मिक्सचर का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, कि मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है, W टोटल अपॉन N टोटल, दैट इज टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन क्या होता है, टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। अब एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला देखो हम यहां लगाने वाले हैं, ये मैं आपको सिखा ही चुका हूं कि जो मास नंबर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मोलर मास की ही बराबर होती है। अगर नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है तो उसका मोलर मास 14 ग्राम होगा। तो अगर ये इनके मोल्स हैं, मान लो इस आइसोटोप्स के मोल्स है N1 और इस आइसोटोप के मोल्स है N2, तो बताओ क्या आप इन दोनों का मास निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोलर मास इनटू मोल्स, तो इसके मास हो गया M1N1 और इसका मास हो गया M2N2। तो अगर मैं इस आइसोटोपिक मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास निकालना चाहता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल मास, है ना, क्या बनेगा, W टोटल अपॉन N टोटल। देखो W टोटल कितना हो गया, टोटल मास M1N1 प्लस M2N2 अपॉन, बताओ टोटल मोल्स कितने हो गए, N1 प्लस N2। और इस तरह से आप इस मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये ना सिर्फ एक आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए, किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि M एवरेज मोलर मास किसके इक्वल होगा, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखें, इसमें एक छोटी सी चीज, आई थिंक आपने ये तो कॉपी कर ही लिया होगा, तो इसमें हम क्वेश्चन करें उससे पहले एक छोटी चीज और मैं आपको करवा देता हूं, ध्यान से देखना। जैसे क्लोरीन, आप सभी जानते हो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 आता है। 35.5 आने के पीछे की कहानी है, क्या है कि क्लोरीन जो है वो इस दुनिया में दो आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक Cl35 और एक Cl37। जो 35 है इसका परसेंटेज अबेंडेंस है 75% और इसका है 25%। यानी दुनिया में जितना क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा है उसका 75 मोल परसेंट Cl35 है और 25 मोल परसेंट Cl37 है। अब आप यहां पर M एवरेज का फॉर्मूला लगाओ, तो देखो M एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 into N1, so 35 into 75 plus M2 into N2, 37 into 25 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, N1 प्लस N2 की वैल्यू बन जाएगी 100 बनेगी। अब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा 35.5। अब ये जो फ्रैक्शन में है ना एटॉमिक मास, इसकी भी कहानी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल, 0.5, 0.3, 0.1, 0.15, 0.53, दैट मीन्स वो एलिमेंट इस दुनिया में अपने आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाँ, किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास एवरेज भी 12 ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो C12 है उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो जो बाकी आइसोटोप्स है उनकी परसेंटेज नेग्लिजिबल होती है। जैसे कार्बन 12 की परसेंटेज 99.99% होती है, तो मेजर कंट्रीब्यूशन कार्बन 12 का ही रहेगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि उसका एटॉमिक मास 12 हो जाता है।
लेकिन यहां देखें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है दोनों का, तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि किसी एलिमेंट का अगर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आ रहा है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास indicates that the element exists in the form of isotopes। तो वो जो एलिमेंट है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल है, उसका रीजन, उसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट इस दुनिया में आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलिए अब इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं अलग अलग टाइप के इनके ऊपर। पहले आप ट्राई कर लें इस क्वेश्चन को पॉज करके, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया बोरोन जो है नेचर में इन दो आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जो बोरोन है वो नेचर में B10 एंड B11 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इफ एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.8, देखो बोरोन का एटॉमिक मास 10.8 AMU दे दिया उसने, तो हमें एम एवरेज पता है। कह रहा है इन दोनों का मोल परसेंट बताओ। देखो परसेंट की बात कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, पढ़ते आए उतना तो आप, कि टोटल परसेंटेज हमेशा कितना हो सकता है 100, ठीक है। तो 100 में से मान लो इसका जो मोल परसेंट है वो है x, तो बताओ इसका मोल परसेंट कितना होगा, 100 माइनस x होगा। अब अगर इसका मोल परसेंट आपको पता लग गया, इसका पता लग गया, लगा दो एवरेज का फॉर्मूला, बताओ 10.8 इक्वल टू क्या बनेगा, m1 इंटू n1, तो 10 इंटू एक्स प्लस m2 इंटू n2 11 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन n1 प्लस n2, टोटल मिला के कितना हो गया 100। यहां से सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20, यानी B10 जो है वो 20% है और B11 कितना है वो 80% होगा। वो आप सॉल्व कर लो, आपको सॉल्व करने से आराम से तो बहुत आसान होते हैं, बस आपको देखना आना चाहिए कि अगर एक दो या दो से ज्यादा आइसोटोप्स का मिक्सचर है तो आपको उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। आगे चलिए देखें अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन सब आगे लेंगे। अब देखो जैसे आपने एक आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए बात की, वैसे आप गैसेस के लिए बात कर सकते हो। ध्यान रखना गैसेस ऑब्वियसली नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है, उन गैसेस की बात कर रहे हैं। ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स किया तो वो हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाएंगी। फॉर एग्जांपल एयर में बहुत सारी गैसेस है नॉन रिएक्टिंग है और वो हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। तो ये गैसेस की प्रॉपर्टी होती है, आपने दो या दो से ज्यादा गैसेस को मिक्स किया तो वो हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाएगी। और अगर अब ये होमोजीनियस मिक्सचर बना रही हैं तो इनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एवरेज मोलर मास डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है, एक गैसियस मिक्सचर है आपके पास, और इस गैसियस मिक्सचर में दो गैसेस हैं, एक है गैस 1 एक है गैस 2, दो से ज्यादा भी हो सकती है, वो तो आप कंपोनेंट्स बढ़ाते जाओ, ठीक है। मान लो इस गैस का मोलर मास है m1 और इस गैस का मोलर मास है m2, और इनके जो मोल्स हैं, इस गैस के मोल्स हैं n1 और इस गैस के मोल्स हैं। तो कोई नई बात नहीं है, जो हमने पहले किया एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। अगर आप इस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला बनेगा टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, बताओ टोटल मास कितना हो गया, m1 इंटू n1 प्लस m2 इंटू n2 अपॉन क्या बन जाएगा n1 प्लस n2। तो सेम फॉर्मूला है। अगर यहां पर दो की जगह तीन गैसेस होती तो भी ठीक है, तब फॉर्मूला बन जाता m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। इतना ही चेंज आता है, इससे ज्यादा और कोई चेंज नहीं आता। तो जितने कंपोनेंट्स बढ़ते जाएं उतना आप चीजों को बढ़ाते जाना, एक चीज, ठीक है। अच्छा अब आप ध्यान से देखो, एक छोटा सा और कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, और ये कंसेप्ट होता है वेपर डेंसिटी का, ठीक है। वेपर डेंसिटी एक टर्म है जो आपके काम में आता है, वेपर डेंसिटी, इसे हम वीडी बोलते हैं। शायद आप में से कई लोग वेपर डेंसिटी जानते होंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन टू, लेकिन इसी के साथ साथ आपको वेपर डेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन याद रखनी चाहिए।
तो वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी सिंपली डेंसिटी ऑफ अ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस with respect to density of hydrogen. At same pressure and temperature. सेम प्रेशर टेम्परेचर पर अगर आप किसी गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से कंपेयर करो तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? उसकी वेपर डेंसिटी। तो अगर आप किसी भी सब्सटेंस के लिए या किसी भी गैसियस सब्सटेंस के लिए वेपर डेंसिटी डिफाइन करना चाहते हो तो क्या बनेगी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑब्वियसली वेपर डेंसिटी होता है तो वेपर फॉर्म में हो तो गैसियस फॉर्म मान के चलेंगे, अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे। नाउ आप यूज करो आइडल गैस का Pm इज इक्वल्स टू DRT। तो देखो डेंसिटी को आप लिख सकते हो प्रेशर इनटू M अपॉन RT। देखो आया था आप लोगों को, तो उसे यूज करो यहां पर। तो देखो वेपर डेंसिटी जो है, बताओ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या बनेगी? प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन RT डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन RT। देखो P बाई RT से P बाई RT गया। जो वेपर डेंसिटी है वो किसकी इक्वल आ गई? वो आ गई मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो सिंपल मोलर मास लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। बताओ वो कितना होता है? हाँ 2 होता है ना। तो यहां से देखो आप किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास को रिलेट कर सकते हो 2 इंटू वेपर डेंसिटी से, या मोलर मास की जगह आप इसे सिंपल मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हो। तो ये एक सिंपल सा रिलेशन है जिसे आपको ध्यान रखना है। किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 2 इंटू क्या होता है? वेपर डेंसिटी होता है। कर सकते हैं इस चीज को, इसके ऊपर आप जरूर 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 ध्यान दें। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास को आपको रिलेट करना है। क्या होगा अभी आप देखोगे भी क्वेश्चन में, कई बार आपको मिक्सचर का एवरेज मोलर मास दे देगा या पूछ लेगा, ठीक है, या फिर आपसे उसकी वेपर डेंसिटी पूछ लेगा। तो ठीक है, एम एवरेज निकाल लो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगी? वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। जैसे मैं आपको सिखाऊं, क्वेश्चन कर लेते छोटा सा ऐसे ही। क्वेश्चन क्या है समझ लो, जैसे एयर है, एयर के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है N2 और O2, बाकी गैसेस होती है कम अमाउंट में। तो मान लो एक बार के लिए इसमें 80% या 79% तो N2 है और बाकी का 21% O2 है। ये मूल परसेंट है इन दोनों का, ठीक है, मूल परसेंट। तो अगर मैं एयर का मोलर मास निकालूं तो M1 इंटू N1 यानी 28 इंटू 79 प्लस M2 इंटू N2 32 इंटू 21 अपॉन N1 प्लस N2। इसको आप सॉल्व कर लो, आपको यहां पर एयर का क्या मिल जाएगा? एवरेज मोलर मास मिल जाएगा, ठीक है, कुछ 29 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास ये। और इसे अगर आप डिवाइड कर दो 2 से तो आपको वेपर डेंसिटी ऑफ एयर मिल जाएगी कितनी? मोलर मास ऑफ एयर अपॉन। तो ये एवरेज मोलर मास का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके आज तो सीखोगे, यहाँ पे आगे चल के आपके चैप्टर्स जैसे गैसियस स्टेट चैप्टर उसमें काम में आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आता है, तो बहुत जगह पर ये आपके काम में आता है। इसलिए आपको सीखना बहुत 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 तो सिंपल है। अगर एक गैसियस मिक्सचर है, आपको गैसेस के मोल्स पता है, तो आप डायरेक्टली उस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए कॉपी करें, फिर स्टार्ट करते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। अलग अलग क्वेश्चंस आप यहाँ पे करेंगे तभी इस कंसेप्ट को अच्छे से यूज करना सीख पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, काम आपको पता ही क्या करना है, हाँ आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है। डन। चलिए देखें, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर व्हिच कंटेन्स O3 एंड CO2 इन 2:1 मास रेशियो। आपके पास O3 है और आपके पास CO2 है और दोनों का जो मास रेशियो है वो 2:1 है। ध्यान देना, आप यहाँ गलती कर सकते हैं, ये इनका मास रेशियो है। कौन सा रेशियो है? मास रेशियो। तो आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है, मिक्सचर, और इस गैसियस मिक्सचर में 2 गैसेस हैं, एक है O3 और एक है CO2, ठीक है, और इन दोनों का आपको मास रेशियो दिया है। अब देखो, ये इनका मास रेशियो है 2:1
आप इनके मास रेशियो से इनका मोल रेशियो निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? मोल रेशियो। तो देखो मास से मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? डिवाइड बाय मोलर मास। तो इसका मोलर मास है 48:2, इसका मोलर मास है 44। तो ध्यान से देखें 24 और 44, 4 11, 4 6 24, ये बना 1/6:1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 11:6। ये देखो इन दोनों का मोल रेशियो आ गया है। अब आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि देखो फॉर्मूला जो आपने लगा उसमें आपने मोल्स लिए थे, ये रेशियो दिया हुआ है मास का, तो पहले से मोल्स के रेशियो में बदलो। जैसे आप बदलोगे, अब देखो इस मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास होगा, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? m1 into n1, तो 48 into 11 प्लस m2 into n2, 44 into 6 अपॉन 11 प्लस 6 17। इसको सॉल्व कर लो, आपको इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास मिल जाएगा। आसान है ना? तो अगेन मैं आपसे क्या कहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना फिर आप मूव नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखें एवरेज मोलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग NO and NO2 is 38, कैलकुलेट द मोल परसेंट ऑफ ईच गैस। अब आपसे उल्टा दे दिया, इस बार आपको मिक्सचर का एवरेज मोलर मास दे दिया है और आपसे दोनों गैसेस का मोल परसेंट पूछा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे पास फिर से गैसियस मिक्सचर है और इस गैसियस मिक्सचर में दो गैसेस हैं, एक है NO और दूसरी है NO2। ठीक है, इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास 38 दे दिया है। अब मुझे निकालना है दोनों का मोल परसेंट। भाई हम परसेंट में बात कर रहे हैं ना, तो हम ये मान सकते हैं टोटल मोल्स 100 है ना, कुछ दिया तो है ही नहीं, तो मैं मान लेता हूं टोटल मोल्स 100 हैं। अब 100 में से मान लो इस गैस के मोल्स हैं x, तो बताओ इस गैस के मोल्स कितने होंगे? 100 माइनस x। सही है, बस अब लगा दो m एवरेज का फॉर्मूला। m एवरेज 38 विल बी इक्वल टू क्या बनेगा? m1 into n1। तो देखो 14 प्लस 16 कितना हो गया? 30। तो ये बन जाएगा 30 into x प्लस m2 into n2 46 into 100 माइनस x अपॉन टोटल कितना हो गया? 10 प्लस 10 दैट इज 100। देखो यहां से सॉल्व कर लो, इसको इधर भेजो। सो 3800 विल बी इक्वल टू कितना बन जाएगा? 30x प्लस 4600 माइनस 46x। तो देखो इन दोनों से गया तो 16 बचेगा, माइनस 16 को उधर ले जाओ तो बनेगा 16x इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ, सो 38 प्लस 8 800 बचेगा। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। हाँ, तो आपके पास 50% NO होगा और 50% ही NO2 होगा, यानी दोनों का मोल रेशियो आप 1:1 लिख सकते हो। लिख सकते हो ना? तो बस ये आपके पास क्या होगा इस मिक्सचर के लिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगा। कई बार वो सिंपल बोल देगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मोल निकाल दो, या परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास भी पूछ सकता है। ध्यान रखना ये हमने बाय मोल निकाला है, बाय मास पूछता तो मैं थोड़ा सा काम और करना पड़ता, वो शायद आपको अगले क्वेश्चन में मिल जाएगा। नहीं, अभी तो सेम क्वेश्चन है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग SO2 एंड SO3 इज 36। SO2 और SO3 की वेपर डेंसिटी दी हुई 36 है। ठीक है, दे दो। तो गैसियस मिक्सचर है, इसमें SO2 भी है, इसमें SO3 भी है, और इस मिक्सचर की आपको वेपर डेंसिटी 36 दी हुई है। बताओ अगर वेपर डेंसिटी 36 है तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा? 72। बता रहा है व्हाट विल बी द मोलर कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। मोलर कॉम्पोजिशन मतलब वही मोल परसेंट बताना है। तो मान लो टोटल मोल परसेंट है x, बताओ इसके मोल परसेंट कितने हो जाएंगे? 100 माइनस x। तो मोल्स मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर से लगाओ फॉर्मूला, बताओ m एवरेज 72 विल बी इक्वल टू m1 into n1 64 into x प्लस m2 into n2 80 into 100 माइनस x अपॉन n1 प्लस n2, टोटल मिला के कितना हो गया? 100। इसे सॉल्व कर लो, देखो इसको भेजो इधर, तो ये बन गया 7200 इज इक्वल्स टू 64x प्लस 8000 माइनस 80x। ध्यान से देखो 16 बच गया, माइनस 16x उसको उधर भेज दो, फिर से वही चीज आ गई, x की वैल्यू 50% आ जाएगी। तो अगर मोलर कॉम्पोजिशन है तो ऐसा बोल दो 50% 50% दोनों का, या फिर आप इसे सिंपली 1:1 भी बोल सकते हो। ठीक है, दो क्वेश्चन करें, देखो आपने से पिछले क्वेश्चन में ऐसा आया था। एक ऑब्जर्वेशन सिखाऊं आपको, काम नहीं आएगा, ऐसे ही देख लो बस। कभी कभी क्या छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए आपको खुद को भी।
आप देखो SO2 जो है उसका मोलर मास 64 है और इसका 80 है। अगर आप 64 और 80 का एवरेज निकाल दो तो देखो 114/2 ये आ जाएगा, और 2 6 12 होता है, मैंने कुछ गलती कर दी थी, सॉरी 144 आएगा, 144। तो देखो ये वैल्यू 72 आ रही है, 72 दिख रहा है आपको कुछ? मतलब इनके मोलर मास का जो एवरेज है, अगर वो मिक्सचर के एवरेज मोलर मास के बराबर है, ऐसा बोल दो मिक्सचर का एवरेज मोलर मास इनके मैथमेटिकल एवरेज के बराबर है A + B/2 के, तो दोनों गैसेस का सेम मोल रहेंगे, 50-50% आएगा, दोनों का 1:1 का रेशियो। छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, याद रखने की जरूरत नहीं है, और सॉल्व तो आपको ऐसे करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, ट्राई करें इस क्वेश्चन को और देखें कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। हो गया? चलिए देखें, इसमें आपने शायद डायरेक्टली वेपर डेंसिटी लगा दी हो। ध्यान रखना है वेपर डेंसिटी नहीं, ये डेंसिटी है। देखो क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग N2O3 3.2 ग्राम पर लीटर एट इतना ATM एंड इतना। ये वेपर डेंसिटी नहीं है। डेंसिटी और वेपर डेंसिटी दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म है। यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा PM = DRT। ध्यान दें, एक गैसियस मिक्सचर के लिए वो आपको दो चीजें दे सकता है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो अगर वो आपको वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर देगा तब तो देखो आप मोलर मास ऑफ मिक्सचर को 2 × वेपर डेंसिटी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो आपको मिक्सचर की डेंसिटी देगा तो आपको यूज करना पड़ेगा PM = DRT। अब आप मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा क्रिएट होगा। अब आपका एक स्टेप बढ़ गया। मैंने आपसे कहा था ना, किसी भी क्वेश्चन को अगर डिफिकल्ट बनाना है या उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है तो उसमें एक स्टेप बढ़ा दिया जाएगा। जो आपको सोचना पड़ेगा वो कड़ी से कड़ी आपको जोड़नी पड़ेगी। तो अभी इस क्वेश्चन में आपको इस मिक्सचर की डेंसिटी दी हुई है, मिक्सचर की डेंसिटी से आप क्या करोगे, मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालोगे, क्योंकि फिर से आपको मिक्सचर का कॉम्पोजिशन निकालना है। ठीक है, तो यूज करो PM = DRT। देखो यहां से मोलर मास ऑफ मिक्सचर जो है वो बनेगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर 3.2 ग्राम पर लीटर में दी हुई है। क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर लीटर में R की वैल्यू आपको 0.0821 यूज करनी पड़ेगी। टेम्परेचर है 300 अपॉन प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.463। जरा ध्यान से देखो, ये मेरे को मैंने बताया भी था, ठीक है, इसको याद नहीं रखना था, हाँ है ना, कि ये 24.63 होता है। थोड़ी देर पहले बोला था मैंने आपसे, और आपको याद हो चुका है। तो देखो ये इसको 10 टाइम्स कैंसिल करेगा। काम की बात ये है कि इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास 32 आ चुका है। बस अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो चुका है कि आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें N2 है और O3 है, और इस मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास है वो 32 है। तो मान लो इस गैस के मोल से X, इसके कितने हो जाएंगे 100 - X। हो गया? कर लो शुरू। M1N1, तो बताओ M1N1 कितना हो गया, 28 × X प्लस M2N2 48 × 100 - X अपॉन N1 + N2। सॉल्व कर लो, X आ जाएगा। X आ गया तो आपके पास इस मिक्सचर का मोलर कॉम्पोजिशन आ जाएगा। तो मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूं, जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रहा हूं उन्हें आज आपको दोबारा करना है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को बिना देखे आपको दोबारा करना है, तभी आपने जो आज पढ़ा है वो आपको समझ में आएगा। तो इस काम को जरूर करना भूलना मत। चलिए अब देखें प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन। ये देखो एक मिक्सचर है, इसमें कुछ भी नहीं है, पर ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट से नहीं होता है, जल्दबाजी करते हैं। आराम से लैंग्वेज पढ़ो। क्या कह रहा है, अ मिक्सचर कंटेनिंग Mg24 Mg25 Mg26 का लेना है, सॉरी इसको मिसप्रिंट है, हैज एन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ इतना। If the mixture contains 79 mole% of Mg24, then calculate the mole % of Mg26। देखो समझ में आई लैंग्वेज? नहीं, मैं समझाऊं। ये कह रहा है कि आपके पास एक मिक्सचर है, आइसोटोपिक मिक्सचर, जिसके अंदर आइसोटोप्स प्रेजेंट है। ये जो आइसोटोपिक मिक्सचर है इसमें 3 अलग अलग आइसोटोप है। एक Mg24 है, एक Mg25 है,
और एक Mg26, ये 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट है। इस मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास उसने 24.31 दे दिया है। अब पढ़ो आगे, इफ द मिक्सचर कंटेन्स 79 मोल परसेंट, इसका अकेले का ही 79 मोल परसेंट है, टोटल 100 होता है, तो बताओ 100 में 79 के तो कितना बचा? 21, यानी इन दोनों का मिलाकर 21 है। अब उस 21 में से मान लो इसका x है, तो बताओ इसका कितना हो जाएगा? 21 माइनस। बस अब एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाओ, 24.31 इज इक्वल्स टू वही M1N1, तो 24 इंटू 79 प्लस M2N2 25 इंटू 21 माइनस एक्स प्लस M3N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। यहां से सॉल्व कर लो, आप आंसर पूरा कैलकुलेट करना, मैं छोड़ देता हूं। हालांकि आपको लास्ट तक आदत बना लो, हर क्वेश्चन को आपको लास्ट पॉइंट तक सॉल्व करना होता है, ठीक है? वरना एग्जाम में भी ऐसी दिक्कत होती है, यहां लाके हम सोचते हैं अब तो सॉल्व हो जाएगा, अब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो उस टाइम की आदत नहीं होती तो हम उसे सॉल्व नहीं करते, ठीक है? तो इस चीज के ऊपर आप जरूर ध्यान दें और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। समझ में आ गया ना? 3 आइसोटोप थे तो तीनों के लिए लगा दी, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। चलिए ये देखें एक और क्वेश्चन, आई थिंक इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको, ये क्वेश्चन आप ट्राई करें। चलिए देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझना है, वहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसने 2 केस बनाए। क्या बोला है कि मिक्सचर है, एक मिक्सचर है गैसियस मिक्सचर, ठीक है? उस गैसियस मिक्सचर में एक तो है गैस X और एक है गैस Y। गैस X का जो मोलर मास है वो 16 है और गैस Y का जो मोलर मास है वो 28 है, ठीक है? कह रहा है अभी इनका मोल रेशियो जो है वो A/B है, A/B, ठीक है? और अभी इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 20 है। तो ये दो फॉर्मूला, M एवरेज इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? M1 इंटू A प्लस M2 इंटू B अपॉन A प्लस B। तो देखो मुझे दिख रहा है मैं यहाँ से A और B में एक रेशियो निकाल सकता हूँ, निकाल लेते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 20A प्लस 20B इज इक्वल्स टू 16A प्लस 28B। ओके, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, 20 माइनस 16 इज 4A 8B। तो मुझे दिख रहा है कि A अपॉन B की वैल्यू मुझे 2/1 मिल गई। तो अभी A और B का रेशियो 2:1 है। ओके, बेसिकली इसने 2:1 में इनको मिक्स किया था, दिख गया आपको? अब आगे बढ़ो क्वेश्चन को। अभी ये भाई साहब आपसे कह रहा है व्हाट वुड बी मीन मॉलिक्यूलर वेट इफ द गैसेस आर मिक्स्ड इन द रेशियो B:1। उल्टा कर दिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या है, ये मिक्सचर है, अब आपने इन दोनों गैसेस को 1:2 के रेशियो मिक्स कर दिया। कौन कौन सी गैस है? वही X और Y। अब बताओ नया एवरेज मोलर मास क्या होगा? अभी बता देते हैं, M1 इंटू N1 तो 16 इंटू 1 प्लस M2 इंटू N2 28 इंटू 2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये हो गया 56, 56 प्लस 16 72 अपॉन 3। आंसर कितना आ गया है? 24। ये रहा, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत आसान है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास से डील करना, ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है और डायरेक्टली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपको दिखता नहीं है, तो कभी भी अगर आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है तो उस गैसियस मिक्सचर का आप हमेशा क्या कर सकते हो? एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको उसमें प्रेजेंट गैसेस के मोल्स पता है। तो इनके ऊपर जरूर काम करें। जो क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोबारा से करें, फिर उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते, मतलब शीट कर सकते हो, डीपीपीज कर सकते हो, बट सबसे पहले क्लास इलस्ट्रेशंस को जरूर करें। यही आपको उस कंसेप्ट को सिखाते हैं, फिर आप उसे हर जगह